इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज के समय में पूरे देश भर में किसी भी तरीके का पीसफुल प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट करने पे भी क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। पुलिस केसेस हैं वो वापस नहीं होते हैं। तब तक अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन शेड्यूल्ड भी हैं और वो एज शेड्यूल चलेंगे। तरीके से देश भर में प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन जो प्रोटेस्टर थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, FIR दर्ज हो गई। इसको कैसे देख रही हैं आप? ये साफ सीधे रूप से छात्र आंदोलन जो कि इस सरकार के अहंकार को तोड़ता है और उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेता है, उस छात्र आंदोलन के प्रति एक बदले की भावना से आने वाली राजनीति हो रही है। एक ब्रूटल स्टेट रिप्रेशन क्रैकडाउन अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जहां पे स्पेसिफिकली मुस्लिम और दलित छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकल्स और स्टूडेंट एक्टिविस्टों को चिन्हित करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। ये सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी द्वेष की भावना निकालना, बदले की भावना निकालने के अलावा और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया उस पर क्या कहेंगे? जो कह रहे हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं है उनको सिर्फ रिहा किया जाए तुरंत। इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज के समय में पूरे देश भर में किसी भी तरीके का पीसफुल प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट करने पे भी क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। ऐसे प्रोसेस में वो लोग, वो आम छात्र जो कभी किसी प्रदर्शन में गए होंगे, जिनके ऊपर 144 के वायलेशन का लगा होगा, अनलॉफुल गैदरिंग का लगा होगा, ये तमाम चीज़ों के वायलेशन को क्या कोर्ट समझता नहीं है? क्या वो हमारे देश की न्याय व्यवस्था को नहीं समझता है कि स्टूडेंट्स होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते स्टूडेंट्स के ऊपर होते हैं केसेस? और अगर आप इस चीज़ को एक शर्त बना देंगे तो आप तो ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स हैं या जो छात्र नेता हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं वो सालों साल जेल में रहें। और ये आपका छात्र आंदोलन से बदला निकालने का, आपको शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा, इस चीज के बदले में आप छात्रों को जेलों में भर रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं प्रतीत होता है। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद टारगेटेड मतलब आइडेंटिटी बेस्ड टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जिस तरीके से भाजपा की राजनीति हर एक जगह पे देश भर में दिखाई देती है कि एक बदले की राजनीति, और उस बदले की राजनीति में वो सेक्शंस जिनको समाज में और मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो दलित स्टूडेंट्स हैं, जिनको नाम पूछ करके उनको बिहार पुलिस मारती है, पीटती है डिटेंशन के बाद भी। बंगाल में हो गया या दिल्ली में हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरीके का प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं, वो स्पेसिफिकली उन इलाकों में हो रहा है जैसे कि ओखला, सीलमपुर, इन इलाकों में चिन्हित करके स्टूडेंट एक्टिविस्टों को जेलों में अंदर रखा गया, डिटेन किया गया और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। जुनैद का खाना खिलाने वाला जुर्म इतना बड़ा हो गया कि उनके घर वालों को उठा लिया गया। जुनैद को एक लंबे समय से पुलिस इंटिमिडेट कर रही है। उन्होंने अब फाइनली एक लीगल मदद ले करके, उनका कोर्ट में भी आज हियरिंग हुआ है, वो यहाँ पे भी आने जा रहे थे क्योंकि वो अपनी बात यहाँ पे रखना चाहते थे कि किस तरीके से उनके फैमिली के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके फैमिली मेम्बर्स को उठा करके कभी मेरठ में, कभी कहीं और रखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर जुनैद आएंगे तो ही आपको छोड़ेंगे। तो इस तरीके का इंटिमिडेशन स्पेसिफिकली लोगों के रिलीजन के बेसिस पे, लोगों के कास्ट के बेसिस पे दिल्ली पुलिस एक बड़े स्तर पे कर रही है। इसके खिलाफ भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। जुनैद भाई का खुद का केस चल रहा है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका केस चल रहा है। हम देखते हैं कि जब लॉयर मदद करने जाते हैं निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट्स की, उनके साथ मारपीट होती है। मानिक जो एक लॉयर हैं जो आज यहाँ पे आने वाले थे, उनके साथ ही खुद मारपीट होती है। तो इस सरकार को अगर आप एक क्रिमिनल स्टेट कहेंगे तो आप कम नहीं कहेंगे। ये वही सरकार है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन्स छोड़ने पे भी नहीं बाज आती है, और उसके बाद स्टूडेंट से झूठा अश्योरेंस करके कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी प्रोटेस्टर्स के ऊपर,
वो अपने अश्योरेंसेस पे वापस जाती है और स्टूडेंट्स को भारी मात्रा में अलग अलग कोनों से इंटिमिडेट करती है, उनकी प्रोफाइलिंग करती है उनके धर्म और जाति के नाम पे। ये चल रहा है। धर्मेंद्र यहाँ भी प्रधान आने का वाले स्वागत थे, हो नहीं रहा आ है जो पाए हैं। संसद में, क्या कहेंगे? स्वागत सरकार कर अपने रही है। वादे से नए फिर यहाँ रही के है, आने तो वाले थे, क्यों नहीं आ क्या पाए? आपका एक्शन प्लान है, किस तरह से इसको आगे लेकर? जैसा कि हमने बोला कि जो भी अश्योरेंसेस सरकार ने हमें दिए हैं, जिसमें ये चीज़ शामिल है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के ऊपर किसी भी एनडीए शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पास्ट केसेस होंगे उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये अश्योरेंसेस पे हम उन्हें होल्ड करेंगे और जब तक सारे लोग रिलीज़ नहीं हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो पुलिस केसेस हैं वो वापस नहीं होते हैं, तब तक अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन शेड्यूल्ड भी हैं और वो एज शेड्यूल चलेंगे जब तक रिलीज़ नहीं होते हैं सब लोग, तब तक। आप भी Interestingly, there is one more thing. Areas in Delhi where these people were spotted in a kind of Southward, Singapore, Jamia, Okhla. Is it the police also trying for an anti-Muslim narrative? Very clearly. No, sir, we agree with this completely, that the kind of witch hunt that we are seeing in Delhi as well as in other states, there is a very clear anti-Muslim angle to it. There is a very clear vengeful angle to it, and that vengeful angle is being directed at Muslim protesters, Muslim activists, Muslim students. And that has to be repeated again and again, because even in this time where state repression is happening throughout the country, there are Muslim students who are more vulnerable than all the other protesters. There are Muslim students who are currently languishing in jails. Even the intimidation in police custody that is happening, that we saw in Bihar and that we saw in Bengal, that is also being directed at Muslim students. In Bihar, it is also being directed at Dalit students, where students are being asked their name, and from that their caste is being determined, and when that caste is getting determined, the police is doing violence against the detained students. So that is a very clear angle, and the nature of this witch hunt, the nature of the state repression clearly has an Islamophobic anti-Muslim angle. बस इस चीज में एक चीज साथियों को बता दूं ताकि आप लोग और एम्प्लीफाई कर सकें। ओखला के इलाके में जब ऐसी खबरें आई कि पुलिस टारगेटेड रूप से घर पर नोटिस भेजती है, आयशा जामिया यूनिट ने एक हेल्पलाइन लीगल एड के लिए जारी की है आयशा जामिया की ईमेल आईडी के साथ। उसको यहाँ पर भी किसी को भी उसकी जरूरत पड़ सकती है और वहां तक एम्प्लीफाई होगा तो और लोगों की हम मदद करेंगे। My name is Vigarshi. I work with the Straits Times in Singapore. You don't represent the CJP, so my question to you is to have a broader view of the events that we've seen in the past week or so and the fallout from these events. Do you feel that youth-led movements such as yours that have existed even before the CJP came into being have found renewed strength from what we've seen unfold in Jantar Mantar and even before that in the past few weeks? That's my first question. And second, how do you see all this renewed youth anger and resistance, the kind of challenge that this poses to these current governments? I mean, of course, those of us who've been part of the student movement for a long time, we know that the movement against paper leak has been many years in the making. It is not just a movement, and for us, it is not just a movement against Dharmendra Pradhan or paper leak per se. When you talk about paper leak, you have to inevitably talk about the NTA, you have to inevitably talk about the NEP, you have to inevitably talk about the fact that time and again, the people who have been linked or whose names have cropped up in investigations against paper leak, they are associated with the ruling parties in power. They are associated with the Bharatiya Janata Yuva Morcha, they are associated with the RSS, they are associated with in different states with the state governments, and they get impunity from these state governments, especially in states like Jharkhand, Bihar, in states like Rajasthan, in states like Gujarat. There is an entire mechanism which is at place. There is an entire system which is at place, and this system of paper leak, for this system of paper leak, the NTA acts as a front. It acts as a front that legitimizes the entire process through which opportunities of paper leak are actively nurtured, one, and secondly, any form of accountability that that we seek from the government is immediately transferred to the NTA. And at the same time, the coming in of the NEP. We know that throughout this country there was a very
there was an increased resistance against the centralization of exams. There was a student movement, a very high-scale student movement going on in states like Tamil Nadu, which were demanding their own entrance examinations to be conducted in a decentralized manner. There were state governments which were petitioning and saying that we should be allowed to conduct medical entrance examinations, etc. But all of these demands and movements were bulldozed over. The NEP was brought in, and through the NEP, all of these examinations, be it medical entrance, engineering entrance examinations, examinations to PhD, examinations to now we know CVT through CVT UG, all of them have been centralized, which does what is give rise to and nurtures paper leak mafia, along with erecting alongside dismantling public education system and erecting in its place an entire system of where students are forced to take coaching in private institutions, which are then worth lakhs and lakhs of money. So education, whereas the government should be working towards making education the fundamental right of young people in this country, it is constantly doing away with this right and instead bringing education to the market to be sold to the highest bidder. Again and again we are seeing this. Do you feel stronger? Yes, yes. This movement, of course, more than anything else, what this movement did is that, one, it reminded this country that we can, in fact, fight together. We can, in fact, fight on issues such as education. And when we are fighting for issues like education, we realize that for the past 12 years, the kind of politics that has been happening in this country, which is constantly the politics of divide based on caste, gender, religion, that politics takes a backseat. So for us, the win is, of course, the resignation of an incapable education minister. But it is also a win that in a democracy, not even the BJP, after 12 years of being in power, can say that we are beyond democracy, and our cabinet ministers need not concern themselves with serving the public. They might as well just go around making BJP win elections in different states, and it's an award of those services to the Bharatiya Janata Party or through the RSS that you will be given a cabinet portfolio. That is no longer true for people. People sitting in the cabinet no longer can think that we do not have to concern ourselves with working on education, with working on our portfolios. It is enough to serve the BJP and the RSS. That's a win one. And the second thing, something which had become a common sense in the society, that this is what the society is going to be. This is the kind of violence we are going to have to face. This is the kind of state repression our movements will face and then fade away. And then we will stop talking for each other. We'll stop standing up for each other. That has been broken. It has shown us that the BJP can be defeated by the combined might of the people of this country. And it gives us hope for several other battles that have been continuing so far, and where we've not yet registered a victory. Hi. Yeah. Issue from the point, I have two quick questions. First and foremost, we've all seen how there have been constant attempts at helping families of those who have been injured, families of those who have been incarcerated, etc. after this movement. How much has the CJP leadership coordinated with ISA on this? And number two, how do you see the criticism that the CJP leadership has been facing, especially after some videos from that time have gone viral, like you and several other people were trying to help volunteers return home or families of those who are in jail, etc.? Sir, I think you'll have to do a press conference with the CJP to ask them how they feel. This is ISA's press conference. We, like I said, we don't see the movement as having been completed, because even if one of the students who has been protesting anywhere in this country against paper leak is behind bars, this movement and its assurances and its demands are incomplete. We leave nobody behind. We fight whether on the legal front or on the political front for all our friends, for all our comrades. We fight for their release from prison. We fight for an end to the intimidation that they are facing as part of the protest, as part of the student movement, and that's it. मेरा ये एक सवाल है कि ऐसे बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं हम लोगों ने, जिसमें गैर पुलिस की जो सरकार समर्थक है, जो स्टूडेंट को पहचान की पीठ है,
जवाबदेही की मांग हो रही है कि आप ये एश्योरेंस दीजिए कि आप एक्शन नहीं लेंगे छात्रों के खिलाफ। बट ये जो लोग हैं जिनको कहा जाता है वो लोग जो मारपीट कर रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या आपको लगता है कि फिर से रिक्रूट होने की जरूरत है सीजन आपको और बाकी मूवमेंट? देखिए, किसी भी मूवमेंट में स्टूडेंट के मूवमेंट के लिए जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सीजेपी तमाम और कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटेस्ट के जंतर मंतर पे बैठे थे, जब ज़रूरत होगी बिल्कुल हम लोग साथ आएंगे, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन दूसरा बात जो आप पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से नॉन पुलिस या नॉन सिक्योरिटी पर्सनल जिस तरीके की हिंसा कर रहे थे, उसमें तो जितना हमें मालूम है केसेस ऑलरेडी रजिस्टर हो भी रहे हैं और लॉयर्स से बातचीत प्रोसेस में भी है कि उनके खिलाफ भी रजिस्टर हो। हम लोग खुद बातचीत में हैं। एक और सवाल बस हम ले पाएंगे, हमें हॉल वेकेट करना है इस तरफ से। छोटा सा है। मैं मनोज भवन पब्लिक पॉलिसी 85 से मुझे आपसे ये पूछना है, बीजेपी के जो नेता है वो अभी भी अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। सुबह ही कंगना रनौत ने बयान दिया है कि जैसा इनका नाम है कॉकरोचेस, ये व्यवहार भी वैसा ही करते हैं, ये गंदगी ही मचाते हैं और देशद्रोही नाम से दोबारा से संबोधित किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? जेनजी को गटर छाप का देखिए, आप भाजपा ने 2015-24 जून में राजनाथ सिंह ने बोला था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं। अभी उनका इस्तीफा हुआ है एक लंबे प्रदर्शन के बाद। उन्हें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात है। हम भाजपा से ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरीके की बेबुनियाद एलिगेशन से परे कोई बातचीत करें। जिनका आप नाम ले रहे हैं लोगों का, वो लोग इसी तरीके की बातें करते हैं तो हम उनको क्या बोल सकते हैं। हमने इस देश की सड़कों पे बहुत पीसफुली, बहुत डेमोक्रेटिकली, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ करके अपना अधिकार लिया है। उस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि इस देश के छात्र नौजवान नहीं चाहते थे कि वो इस देश के शिक्षा मंत्री बने रहें। बात बहुत सिंपल सी है, एक लोकतंत्र में ऐसा होता है। अगर एक लोकतंत्र में बार बार आप लोकतंत्र का नाम लेकर के सत्ता में काबिज रहते हैं तो उसी लोकतंत्र में इस्तीफे भी होते हैं, जन आंदोलन भी होते हैं। उन जन आंदोलनों के हाथों सत्ता में बैठे लोगों की शिकस्त भी होती है। ये भी बहुत अच्छे से उनको पचाने की ज़रूरत है, वो पचा लेंगे बहुत सारा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।